स्टूडेंट्स, एनसी चिल्ड्रन एकेडमी में की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th क्लास के अंदर हमारा जो लेसन चल रहा था वो था एटॉमिक थ्योरी, और एटॉमिक थ्योरी के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। कल के वीडियो के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि जो है कुछ लॉज पढ़ाए थे, और उसके अंदर आफबाउ प्रिंसिपल पढ़ाया था पहला तो, और उसके बाद में आफबाउ प्रिंसिपल के बाद में हमने एक और लॉ पढ़ा था N+L रूल। तो वो उन दोनों के बाद में 3 और लॉ बच जाते हैं जो कि कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हैं। तो इसमें फर्स्ट जो है 3rd नंबर पे जो लॉ आएगा वो है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी इसके अंदर एक बात है, और इस लॉ को हम 2 तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट डेफिनेशन ये है कि इस एक ही एलिमेंट के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी आपस में सेम नहीं होती, ठीक है। टोटल 4 quantum numbers are not same for 2 electron of same element। एक ही एलिमेंट की चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं होंगी, ठीक। अब नहीं होंगी तो फिर इसका मतलब क्या निकलता है, तो इसी की एक दूसरी डेफिनेशन भी है, उसको मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ। देखो पहले अपन एग्जांपल एक इसका सॉल्व करते हैं। जैसे मान लिया मैंने लिखा 3s2 ऐसे लिखा, ठीक है। इसकी अपने क्या करते हैं, सारी टोटल चारों की चारों क्वांटम नंबर्स लिखते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने शो कर दिए यहाँ पर, क्योंकि उसने ये कहा है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होती। तो अपने इन 2 इलेक्ट्रॉनों की बात कर लेते हैं कि इसमें सेम होगी कि नहीं होगी। तो देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसको हम 1 कह देते हैं और इसको 2 कह देते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कौन सी आ गई, n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए कितनी है, 3 होगी ना। ये देखो यहीं से तो पता लगेगा, तो 3 हो जाएगी। अच्छा इसके लिए भी 3 ही होगी, तो 3 हो जाएगी। दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम। फिर L की वैल्यू इसके लिए 0 होती है, तो फिर ये 0 होगा और यहाँ पे भी 0 होगा। फिर उसके बाद में आता है M। तो M की वैल्यू जो है वो क्या होगी, अगर L की वैल्यू 0 है तो M भी 0 ही होगा दोनों के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि तीनों क्वांटम नंबर सेम आ गई हैं, जबकि पाउली ने ये कहा था कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं आती। चारों के लिए बोला उसने, 3 के लिए नहीं बोला। तो 3 तो सेम हो सकती हैं। अब चौथी के लिए देखते हैं, चौथी कौन सी है, स्पिन क्वांटम नंबर है। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसकी इस इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू क्या हो, फर्स्ट वाले के लिए तो +½ होगी, और सेकंड के लिए कितनी होगी, -½ तो बताओ चारों सेम हुई क्या, नहीं हुई। फोर्थ क्वांटम नंबर जो है वो क्या आ गई है, इसके अंदर डिफरेंट आ गई है। तो ये पाउली ने कहा था, उसने कहा था कि कभी भी चारों क्वांटम नंबर आपस में सेम नहीं होगी। क्लियर है। अब इसका दूसरा मतलब क्या निकलता है, दूसरा मतलब ये है कि पाउली ने ये कहा था कि एक ही ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो कभी भी वो सेम स्पिन के नहीं होंगे, यानी कि वो कभी भी ऐसे नहीं भरे जाएंगे, ठीक है। ये नहीं होगा, ऐसे ही होगा। मतलब इसी लॉ को अगर दूसरे वे में बताना है तो दूसरा वे इसका ये है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर फिल्ड इलेक्ट्रॉनों की स्पिन आपस में कभी भी सेम नहीं होती है। समझ में आया ना, दोनों बातों का एक ही मतलब निकलता है,
या तो ऐसे ही बोल दो कि चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं होंगी, और या फिर ऐसे बोल दो कि एक ही ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी स्पिन का कभी भी आपस में सेम नहीं है, ठीक है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन की ही हो। ओके, तो ये पाउली एक्सक्लूजन लॉ जो है इस प्रकार से था। मैं आपको कुछ और एग्जांपल बता देता हूं। जैसे हमने लिखा 2s1 और 3s1, ठीक है, तो इसके लिए n का वैल्यू कितनी होगी 2, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0, ठीक है, m की वैल्यू भी 0, s के लिए m की वैल्यू 0, इलेक्ट्रॉन की प्लस हाफ आएगा, इसके लिए भी प्लस हाफ आ जाएगा। तो बताओ चारों क्वांटम सेम हो गई क्या? नहीं हुई, क्योंकि पहली जो है वो क्या हो गई है, डिफर हो गई है, ठीक है। तो ये पाउली एक्सक्लूजन लॉ जो है आपको इस प्रकार से याद रख लेना है कि टोटल जो क्वांटम नंबर्स हैं वो कभी भी उनकी वैल्यू आपस में सेम नहीं आएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट लॉ जो है वो क्या है। तो फोर्थ लॉ जो था इसका वो था हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो ये बड़ा ही सिंपल सा लॉ है। ये कह रहा है कि सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल होते हैं जब उनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब तक नहीं होती जब तक कि सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, ठीक। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लिया p है, p के अंदर हमने 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, p ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल में हमने 6, चलो एक बार 4 पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो देखो कैसे भरे जाएंगे। p ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 होते हैं। तो देखना मैं 4 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 2 तरीके से भरूंगा इसके अंदर, आप इसी के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि हुन्स का रूल क्या है। इसमें अपन हुन के रूल के अकॉर्डिंग भरते हैं, ठीक। देखो उसने क्या कहा, उसने कहा था कि जब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो उनकी पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सब में एक एक ना आ जाए। तो उसका मतलब ये था कि सब में पहले एक एक भरो, क्या था, ये लो भर दिए। अब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है अब भरा जाएगा यहां पर, ठीक है। ये तो अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल है, लेकिन इसको ऐसे भी तो भर सकते थे 1 2 3 4, ठीक है। तो हुन्स ने ये कहा कि भैया ये वाला जो पैटर्न है ना ये गलत है, पहले ये वाला पैटर्न आपको फॉलो करना है, ठीक है। रीजन इसका ये है क्योंकि सेम एनर्जी है तो हम पेयरिंग इनकी नहीं करा सकते, क्योंकि पेयरिंग के अंदर भी क्या एनर्जी लगती है जिसको पेयरिंग एनर्जी कहा जाता है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे ना, सबके अंदर पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे और फिर उसके बाद में हम इसकी पेयरिंग कराएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन D7 का। D के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो देखो 1 2 3 4, इसमें अपने इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो देखो विदाउट हुन्स रूल जो है कैसे भरे जाएंगे, 7 भरने ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भर दिए, लेकिन ये तरीका तो गलत था। अब अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल कैसे भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5, सब में पहले एक एक आ गया। अब अपने पेयरिंग करवाएंगे 2, यस, है ना, 5 और 2 7 हो गए। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन आपको फिलअप करने हैं, कर लोगे ऐसे, चलिए। तो ये आपका हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी भी यहां पर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में भाई नेक्स्ट जो है वो देखो, लास्ट जो है इसका कंसेप्ट है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड
हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स जो है उनकी स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये कंसेप्ट ये कहता है कि भाई हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं ना वो ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपैरेटिवली जो अनकंप्लीट ऑर्बिटल होते हैं उनके, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल देखना एक बार कि जैसे P जो है, P की हाफ फील्ड वाली कंडीशन जो होगी ये होगी, हाफ फील्ड है ना, ये आधा भरा हुआ है ना, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। और फुल फील्ड कौन सी होगी, ये वाली कंडीशन होगी 1 2 3 4 5 6 जो हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि ये वाली और ये वाली कंडीशन जो है ना ज्यादा स्टेबल होगी बजाय इसके। जैसे देखो इसके अंदर यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये लो 4 है, तो हाफ फील्ड है ये हाफ फील्ड नहीं है, हाफ फील्ड से एक ज्यादा हो गया। और इसके अंदर देखो इसमें जैसे अपन मान लेते हैं ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है 5, तो ये फुल फील्ड है, ये अनकंप्लीट ऑर्बिटल है, ये हाफ फील्ड है, ये अनकंप्लीट ऑर्बिटल है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इन दोनों की स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर फिर इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों होती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर सिमेट्री ज्यादा होती है, सिमेट्रिकल ऑर्बिटल हो जाएंगे जब तीनों के अंदर, भाई हर तरफ बैलेंसिंग चल रही है ना, इसके अंदर देखो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया यानी कि सिमेट्रिकल है, यहां सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल का मतलब इसका जो चार्ज होगा या इसका डाइपोल मोमेंट होगा वो सिमेट्रिकल आ जाएगा, इसके अंदर ऐसा नहीं है। तो इसलिए से ये इनकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है। क्लियर है। अब यहां आपको मैंने कल जो टॉपिक कराया था जिसमें मैंने आपको आपाव प्रिंसिपल, जिसमें वो स्क्वायर बना के गोले से बना के कराया था ना कैसे लिखते हैं, उसमें मैंने आपको कहा था कि मैं 2 कॉन्फ़िगरेशन आपको दोबारा करवाऊंगा। तो देखो उसमें एक कॉन्फ़िगरेशन तो था उसके अंदर क्रोमियम का 24 होता है भाई इसका, ठीक है। तो देखो मैं इसका ना कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 ऐसे लिख दिया तो 3d4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 24 हो गए, टोटल काउंट कर लो इनको। अब यहाँ एक चक्कर ये पड़ता है, देखो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना इसका, ये थोड़ा स्टेबल नहीं है, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, लास्ट वाले में चेंज आ जाता है 3d5 आ जाएगा, 4s1 3d5, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन यहां नहीं लिखा जाएगा, यहां ये आएगा 4s1 3d5। होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था, ठीक। अब ये क्यों हो जाता है और ये क्यों नहीं होता, तो देखो इस वाले में देखो d में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटल में देखो 1 2 3 4 4 है, और इस वाले में देखो कितने आ जाएंगे 1 2 3 4 5। तो हाफ फील्ड कौन सा हो गया, ये नहीं हो गया क्या हाफ फील्ड, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करेगा, ये देखो इसमें 4 है ना, ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसमें खुद के क्या कर लेगा 5 कर लेगा, 5 करेगा तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो वहां से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 हो जाता है। समझ में आई बात। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हमेशा याद रखना आपको कि ये वाला नहीं होगा, ये होगा 4s1 3d5 होगा। ऐसा ही एक और एग्जांपल भी है, देखो कॉपर का 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। भाई इसमें रेगुलर जो कॉन्फ़िगरेशन है इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन रियल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4s1 3d10 होता है। तो 10 क्यों हो गया, क्योंकि वो 4s में से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 10 कर लेगा यहाँ पर पूरे, और इन 10 से क्या हो जाएगा 3d जो है क्या हो जाएगा वो फुलफिल्ड हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के सारे लॉ हमने आज पढ़ लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहला लॉ जो था वो आपाव प्रिंसिपल था,
उसके बाद में हमने n+l का रूल पढ़ा है, n+l के रूल के बाद में हमने पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा है, फिर उसके बाद में हमने हुंड्स रूल पढ़ लिया और लास्ट में हमने स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो है वो कंप्लीट हुआ। आगे की वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।